अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पीटीआई लेबर विंग मंगोपीर के सदर की गाड़ी पर मुसल्लह मुल्जिमान का हमला। फायरिंग के नतीजे में ईसा खान अपनी अहलिया समेत जख्मी हो गए हैं और मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। जख्मियों को गुलशन इकबाल में वाक़ई निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि ईसा खान की गाड़ी पर घर जाते हुए अफगान बस्ती के करीब हमला हुआ है। मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे हनीफ मांजोटी से। जी हनीफ, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, ये रात गए जो है बकुआ हुआ है और इसके बाद जो है वो ईसा खान और उनकी एरिया जो जख्मी हुई है इस वाक़े में, उनको जो है निजी हॉस्पिटल गुलशन इकबाल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर जो है इनकी एरिया की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उनको जो है वो आईसीयू में रखा गया है। जबकि ईसा खान के बाजू में जो है गोली लगी है और उनकी हालत जो है अभी खतरे से बाहर है। इनका बयान भी सामने आया, जिसमें इनका बयान जो है इब्तिदाई तौर पर ये मालूम हुआ है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने जो है जब ये घर की तरफ जा रहे थे उस वक्त इनके ऊपर हमला किया है और इनके साथ जो है एक छोटा 6 माह का बच्चा भी था जो मौजूद के तौर पर जो है महफूज रहा है और कोई चोट नहीं लगी उनको। काम इन्होंने अभी तक किसी पर जो है वो शुबा जाहिर नहीं किया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस का जो बयान है वो यही है कि वो जो है घर जा रहे थे तो नादरन बाईपास वाले रोड से जा रहे थे और इस दौरान जो है अफगान बस्ती के पास मोटरसाइकिल सवारों ने इनके ऊपर हमला किया है। मजीद जो है तफ्तीश की जा रही है। इस वक्त जो है पीटीआई के रहनुमाएं राजा अजहर और दीगर जो अहदेदारान हैं वो भी अस्पताल में पहुंच गए हैं और इयादत के लिए। जख्मी ने जो है इब्तदाई बयान दिया उसमें ये आपको बताता चलूँ कि इसमें एक चीज़ जो है कहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार पहले जो है इनको नजर आता है जो इनके सामने से गुजर जाता है, वो इनकी रेकी कर रहा था या इनकी शनाख्त करना चाह रहा था गालिबन, और उसके बाद जो है वही मोटरसाइकिल सवार अपने साथियों के साथ जो है वो आता है और वापसी में जो है वो लाइट बंद करके आता है और इनके पीछे ताक़ुब करने के बाद जो है इनको शनाख्त करने के बाद जो है टारगेट किया जाता है। तो इससे लगता है कि ये टारगेट किलिंग का एक वाक़या था। अब मजीद तफ्तीश में होगी तो मजीद क्लियर होगा कि मामला क्या है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया हनीफ मांजोटी। कराची में भत्ते के बाद टारगेट किलिंग की वारदातों में तेजी आ गई है। कराची के इलाके मलीर जामिया मिलिया में साबिक यूसी नाजिम के बेटे रजा जुल्फिकार के कत्ल को पुलिस ने टारगेट किलिंग करार दे दिया। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें फिर शुरू हो गई। मलीर जामिया मिलिया रोड पर मोटरसाइकिल सवारों ने साबिक यूसी नाजिम के बेटे पर फायरिंग कर दी। 32 साल रजा जुल्फिकार जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने रजा जुल्फिकार का पीछा किया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुल्जिम ने गोलियां बरसा दी। रजा जुल्फिकार को 2 गोलियां लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस को मकतूल की कार के करीब से 9mm के 2 खौल मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल रजा सीमेंट और सरिये का कारोबार करता था। बज़ाहिर वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। कराची के शहरियों के लिए डाकू राज ही क्या कम था कि अब शहर में टारगेट किलर्स भी मुतहर्रिक हो रहे हैं। नए एडिशनल आईजी कराची याकूब मिन्हास की पहले 37 दिनों में 9 शहरी डकैती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल और 40 जख्मी हो चुके। टारगेट किलर्स ने तालिब इल्म को भी कत्ल कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन पहले ही बेकाबू है, टारगेट किलर्स भी शहर में सरगर्म हो गए हैं। नए एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास का ओहदा संभालने के बाद से वारदातों में मजीद तेजी आ गई है। 37 दिनों में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, तालिब इल्म समेत 9 अफराद डकैती की वारदात में मजामत पर कत्ल हुए। 40 से जायद जख्मी होकर अस्पताल पहुँच गए। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कराची पुलिस शहरियों को तहफ्फुज़ फराम करने में नाकाम नजर आ रही है। शहर में प्रोफेसर, ताजिर और तालिब इल्म खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। डकैतों ने शहरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए। मोबाइल फोन्स, गाड़ियां और कीमती सामान रखना शहर में मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। साबिक यूसी नाजिम के बेटे रजा जुल्फिकार को टारगेट किलर्स ने कत्ल कर दिया। बेलगाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 11 जून को महकमा तालीम के अहम असासे प्रोफेसर अली सैयद को अब्दी नींद सुला दिया। कोरंगी क्रॉसिंग में ताजिर के बेटे को अगवा कर लिया गया। 12 जून को मुल्जिमान ने महकमा पुलिस के सिपाही शब्बीर अहमद को गोलियों से भून दिया। वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आने के बावजूद मुल्जिमान की गिरफ्तारी में ताखीरी और नाक़िस तफ्तीश की शिकायत आम है। अली रजा, जी न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि कराची में गुलबर्ग थाने की हुदूद में 2 वारदातें रिपोर्ट। वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ गई हैं। दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं।
کراچی میں گلبرگ عائشہ منزل اور بلاک 10 میں 2 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ گلبرگ بلاک 10 میں شہری سے 3 مسلح ملزمان نے موٹر سائیکل چھین لی، جبکہ عائشہ منزل میں قائم الیکٹرک کی دکان پر واردات ہوئی جس میں 3 ملزمان ہی شامل تھے، اور یہ ملزمان بھی نقدی کے ساتھ ساتھ موبائل فون لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ رینجرز آف پولیس نے اورنگی ٹاؤن میں مشترکہ کارروائی کر کے 4 رکنی ڈکیت گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں آصف، خیر محمد، داد محمد اور مختار علی شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان نے 30 جنوری 2021 کو جہان آباد میں گودام میں ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ ملزمان نے تقریباً 60 لاکھ سے زائد کا سامان لوٹا تھا۔ پاک پتن میں تاجر ڈکیتوں کے نشانے پر ہیں۔ تھانہ سٹی کی حدود میں مسلح ڈاکوؤں نے تالے توڑ کر صدر انجمن تاجران حاجی وسیم کی دکان کو لوٹ لیا۔ ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کی گھی کی بالٹیاں اور 3,50,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں کار سوار ڈاکوؤں کو تالے توڑ کر واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واردات سے تاجر برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ پولیس بے لگام ڈکیتوں کے سامنے بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ دادو میں رشتے کے تنازع پر اغوا ہونے والی 2 بہنیں بازیاب۔ ایس ایس پی کے فوری نوٹس پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ مغوی بہنیں 24 گھنٹوں کے اندر بازیاب کرا لی گئیں۔ پولیس نے گزشتہ روز پلجی اسٹیشن کے محمود آباد محلے سے اغوا ہونے والی بہنیں 18 سالہ عروسہ اور 13 سالہ امیشہ کو بازیابی کے بعد تھانے منتقل کر دیا ہے، جبکہ ملزمان فرار ہو گئے ہیں۔ لڑکیوں کے والد رستم ہنگورو کی مدعیت میں 8 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہری میروا تھانے سے چند قدم کے فاصلے پر ڈکیتوں نے گودام کے تالے توڑ دیے۔ 70 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا کاغذائی اجناس لوٹ لیا، ٹرکوں پر لوڈ کیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کی خبر تک نہ ہوئی۔ واقعے کے خلاف تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی ہے۔ دیوان برادری کے گودام کے مالک پہلاج مل، ایسر مل اور گیسٹو مل اور دیگر نے ڈکیتوں کی عدم گرفتاری پر تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی کی خیر پر انصاف فراہم کریں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ لاہور پولیس نے سوتیلے باپ کو قتل کرنے، کیبل کے تنازع اور نشے کے عادی افراد کی جانب سے شہریوں کی جان سے مارنے والے ملزمان کو پکڑ لیا ہے۔ کیبل کے تنازع اور نشے کی لت نے سوتیلے بیٹے کو باپ کا قاتل بنا دیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے پریس کانفرنس میں 5 ملزمان کی گرفتاری کی تفصیلات بتا دیں۔ انویسٹیگیشن پولیس نے اس میں کارروائی کی اور اس کے سوتیلے بیٹے جس کا نام حنوک مسیح ہے عرف جگنو، اس کو گرفتار کر لیا۔ وجہ قتل کی یہ بنی کہ حنوک مسیح کی والدہ نے اس سے مقتول سے شادی کر لی تھی اور اس کو اس بات کا رنج تھا، تو صبح وہ نماز پڑھ کے مسجد سے جب باہر نکلے تو یہ موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے ان کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے شہر کو جلد جرائم سے پاک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شہریوں کے مطابق لاہور میں بڑھتے جرائم کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین شروع ذاکر کے ساتھ وقار شوکت، جی ٹی وی نیوز لاہور۔ جبکہ راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈرگ کنٹرولر راولپنڈی نوید انور اور ڈرگ انسپیکٹر کینٹ مصباح نورین نے بھارتی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی میں سبزہ زار کینٹ میں واقع فارمیسی پر چھاپہ مارا۔ فارمیسی سے غیر رجسٹرڈ بھارتی ادویات سمیت سرکاری ادویات برآمد ہوئی ہیں۔ غیر رجسٹرڈ ادویات پر برآمد پر چیف فارمیسی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ خانے وال میں منشیات فروشی کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ بدنام زمانہ منشیات فروش قانون کے شکنجے سے نہ بچ سکا۔ تھانہ صدر پولیس نے منشیات فروش عمران کو گرفتار کر کے 5 کلو 180 گرام چرس برآمد کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ملزم کی گرفتاری پر ڈی پی او محمد علی وسیم نے پولیس کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ شامل کریں گے ویدر اپڈیٹس۔ ویدر نیوز از brought to you by جنرل ٹائر کی نئی پاورفل پہچان GTR. Every journey has a destination.
کراچی والوں کا امتحان ختم ہونے والا ہے. آج سے پری مانسون سیزن کی بارشوں کا امکان ہے. کراچی سمیت گرد و نواح میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اندرون سندھ بھی پری مانسون سیزن کے پہلے اسپیل میں بارش کا امکان ہے. کراچی میں آج دوپہر آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. کراچی میں پری مانسون سیزن میں اب تک مطلع ابر آلود رہنے کے باوجود گرمی کا زور نہیں ٹوٹ سکا، لیکن آج بادل برسنے کی امید ہے. دوسری طرف اسلام آباد اور گرد و نواح میں رات گئے ایک بار پھر بادل برس پڑے ہیں. اسلام آباد میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں آندھی کے ساتھ بارش کی نوید سنا دی. شہر میں بارش برسانے کا سسٹم جمعے تک موجود رہے گا. موسمیات نے کراچی میں آج اور کل آندھی کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے بتا دیا کہ جمعرات کی شام تھنڈر سیلز بننے کے سبب چلنے والی آندھی میں ہواؤں کی رفتار 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے اور شہر میں پری مون سسٹم جمعے تک موجود رہے گا. ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا. جہلم، ملتان، راولپنڈی، رحیم یار خان، اٹک، اسلام آباد اور مری میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی. مظفر آباد، مالم جبہ، بابوسر، ہنزا اور بارکھان میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا. سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ گرمی تربت اور سبی میں پڑی، جہاں پارہ 48 درجے پر جا پہنچا، جبکہ دادو میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پاکستانی نژاد امریکی پروفیسر لینا خان نے امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے سربراہ کا حلف اٹھا لیا ہے. ایک روز قبل امریکی سینٹ نے کولمبیا یونیورسٹی کی 32 سالہ پاکستانی نژاد قانون کی پروفیسر لینا خان کی امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن میں کمشنر کے عہدے کے لیے نامزدگی کی توثیق کی تھی. لینا خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں نامزدگی کی توثیق پر سینٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی پوری جانبشانی کے ساتھ اس مشن کو برقرار رکھنے اور امریکی عوام کی خدمت کی منتظر ہوں. ویانا میں پاکستان کے مستقل اقوام متحدہ مشن کے کمیشن برائے بین الاقوامی تجارتی قانون یونیکیٹرل، وزارت تجارت اور بورڈ آف انویسٹمنٹ اسلام آباد نے مشترکہ طور پر ویبینار کا انعقاد کیا، جس میں سرمایہ کاروں کے درمیان تنازعات کے تصفیے سے متعلق آگاہ کیا گیا. پاکستانی سفیر آفتاب احمد کھوکر نے یونیکیٹرل کے سیکریٹری اینجا جوبن بریکٹ کا شکریہ ادا کیا. یونیکیٹرل کے سیکریٹری اینا جوبن بریٹ نے بہترین طرز عمل کو بانٹنے اور اپنی دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رفت پرویز نے سرمایہ کاری کے نظام اور سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مراحل سے آگاہ کیا. عرب کونسل نے اقوام المسلمین کے صف اول کے لیڈروں سمیت 12 افراد کو پھانسی کی سزا معاف کرانے کے لیے عالمی برادری اور حقوق انسانی کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے. تیونس کے سابق صدر مصنف المرزوق کی صدارت میں عرب کونسل نے اپنے بیان میں مصری عدالت سے اقوام المسلمین کے لیڈروں سے متعلق فیصلوں کی مذمت کی ہے. بیان میں عالمی برادری اور حقوق انسانی کے اداروں سے ان افراد کی پھانسی کی سزا معاف کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. سعودی وزارت مذہبی امور نے مساجد میں نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دی. کورونا وائرس کے باعث مساجد میں نماز جنازہ پڑھانے پر پابندی عائد کی گئی تھی. سعودی وزارت مذہبی امور کے مطابق نماز جنازہ قبرستانوں کے کھلے میدانوں میں ادا کی جاتی تھی. مساجد میں نماز جنازہ وبا سے بچاؤ کے SOPs کی اجازت سے مشروط ہے. آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کے 10 سال قید اور 50 سال ریال سزا مقرر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ غیر ملکی ہونے پر ملک بدر بھی کر دیا جائے گا.
सऊदी अरब ने पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन से वाज़ेह किया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जुर्म है जिसके मुर्तकिब को 10 साल तक की कैद और 50 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अगर मुल्ज़िम मुकामी शहरी है तो इसे 10 साल तक बैरून मुल्क सफ़ीर पाबंदी की सज़ा दी जाएगी, जबकि गैर सऊदी की कैद और जुर्माने के बाद मुल्क बदरी की सज़ा होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के दौरान कब्जे में ली जाने वाली रकम भी जब्त कर ली जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने मंगल के रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कहा कि ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म करने वाले हर शख्स को 2 साल और 10 साल तक की कैद की सज़ा और 5 मिलियन रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल पर अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि दुनिया भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 38,43,249 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,77,00,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतयाबी पाने वाले अफराद की तादाद 16,21,19,145 हो गई है, जबकि अमरीका में कोरोना वायरस से मजीद 326 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीका में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 6,93,000 से जायद हो गई है। ब्राज़ील में कोरोना से मजीद 2,529 अफराद मौत के मुंह में चले गए। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 4,27,476 हो गई है। शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबरें। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से हरा दिया है। पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। शान मसूद ने 73 और जॉनसन चार्ल्स ने 43 रन बनाए। जवाब में कोयटा की पूरी टीम 73 रन पर ढेर हो गई। इमरान ताहिर ने 3 और इमरान खान ने 2 विकेटें उड़ाईं। 9 मुकाबलों में 7 में शिकस्त के बाद ग्लैडिएटर्स की टीम फाइनल 4 की जंग से बाहर हो गई है। आपको बताएं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद फ्रांस के मुस्लिम स्टार फुटबॉलर पॉल पोग्बा भी सुर्खियों में आ गए हैं। पॉल पोग्बा ने यूरोप के एक मैच से कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सामने रखी बियर की बोतल उठाकर नीचे रख दी। ये वाकया फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले से कबल पेश आया। पॉल पोग्बा एक कट्टर मुसलमान खिलाड़ी हैं। बियर को हराम समझकर उन्होंने अपने सामने से बोतल हटाई, ताहम उन्होंने इससे कुछ नहीं कहा। एक रोज़ कबल हंगरी के खिलाफ मैच से कबल रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही अपने सामने रखी कोका कोला की 2 बोतलों को उठाकर एक तरफ रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने पानी की बोतल उठाई और उसे लहराया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन से जनूबी अफ्रीका के फॉफ डु प्लेसी बाहर हो गए हैं। टीम इंतजामिया का कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन फॉफ डु प्लेसी आज रात वतन वापस रवाना होंगे। फॉफ डु प्लेसी एक मैच में मोहम्मद हसनैन से टकराकर जख्मी हुए थे। वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सके। वतन वापस रवानगी से कबल फॉफ डु प्लेसी ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी नई टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने न्यूजीलैंड के कप्तान केविन विलियमसन से पहली पोजीशन छीन ली है। इंग्लिश कप्तान जो रूट की भी तनज़्ज़ुली हुई है, जो चौथे से 5वीं पोजीशन पर चले गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उनको नीचे धकेला है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 10वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर है। ताकत की हुक्मरानी जंगल में और कानून की इंसानी माशरों में होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी पुलिस की ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। कहा पुलिस गरीब से नरमी करे, ताकतवर को कानून के नीचे लाए। इमरान खान कानून तोड़े तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की अमलदारी ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में लाने का नाम है। कानून की हुक्मरानी के बगैर माशरे तबाह हो जाते हैं।
जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं और अमन लेके आती है लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें और बड़े बड़े जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ताकतवर हैं उनको हाथ डालते हुए पुलिस डरे। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो। आटा, चीनी, पेट्रोल और पोल्ट्री माफिया के बाद डेयरी माफिया ने भी आवाम को लूट लिया है। डेयरी एसोसिएशन और मेंबरान की मिली भगत से कार्टल्स बनाकर कराची के आवाम की जेबों पर 47 अरब रुपए का डाका डाला गया। मुसाफिरती कमीशन रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने महंगा दूध फरोख्त करके कराची के आवाम को किस बेदर्दी से लूटा, जानते हैं मद्दे मुकाबिल में। तकरीबन 47 बिलियन रुपीस जो है वो ज्यादा लोगों से वहाँ वसूल किया गया है। इसकी दूध के प्राइसेस को बढ़ा के 47 अरब रुपया सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, कराची के शहर की बात कर रहे हैं। और प्राइसेस जो बढ़ी है 95, 96 से वो 120 रुपए तक चली गई, मतलब 25 रुपए पर केजी एक साल के दरमियान उन्होंने प्राइसेस इसकी बढ़ाई है। कौमी असम्बली का इजलास तीसरे दिन भी हंगामा आराई की नजर हो गया। इजलास की कार्रवाई 2 बार शुरू करनी पड़ी और इस मरतबा किताबों के बाद बोतलें चल गईं, जिससे पीटीआई के रुकन अकरम चीमा जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में हंगामा खेजी खत्म न हो सकी। आज तीसरे दिन भी हुकूमत और अपोजिशन में नोक झोंक होती रही। कौमी असम्बली इजलास दोपहर में शुरू हुआ तो स्पीकर ने फौरन ही मुलतवी कर दिया, जिसके बाद शाम में इजलास दोबारा शुरू हुआ और शहबाज शरीफ ने सार्जेंट एट आर्म्स के हिसार में तकरीर शुरू की तो हुकूमती अरकान ने एक मरतबा फिर नारेबाजी की। कौमी असम्बली इजलास में बजट की किताबों के बाद बोतलें फेंकने का वाकया सामने आ गया और अपोजिशन रुकन ने हुकूमती बेंचेस पर सैनिटाइजर की बोतल दे मारी, जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख के करीब जा लगी। ये इंशाल्लाह ताला मुझे वीडियो से पता चल जाएगा। जिस बंदे ने भी मेरे ऊपर ये हमला किया है उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये मेरा कैटेगोरिकली ऐलान है। ये किस चीज, ये कैसी अपोजिशन है, ये कैसी असम्बली है कि जहाँ पर ये हरकतें होती हैं, जहाँ पर मेंबरान के साथ ये हरकतें की जाती हैं। बोतलें मारे जाने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरन ही नोटिस लिया और जिम्मेदार को असम्बली से निकालने का हुक्म दिया। ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको हाउस से निकालो। इसलिए कहा है उसको मैं बैन करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अरकान को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और पीटीआई की खवातीन अरकान ने भी अपोजिशन पर लफ्जों से वार किए। स्पीकर असद कैसर की हिदायत के बावजूद अरकान असम्बली बाज न आए तो असम्बली इजलास जुमेरात की दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 15 जून को पार्लिमानी तारीख का सिया दिन करार दे दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ इमरान खान के हुक्म पर हुआ। बदकिस्मती से ऐवान में कभी ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो हमसे भी अच्छे की तवक्को ना रखी जाए। कल का दिन हमारी पार्लियामान की तारीख में इट वाज अ ब्लैक डे, मगर कल इमरान खान न्याजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई और जो रवायात की धज्जियाँ उड़ाई गई और जो बदजुबानी की गई, ऐसे ऐसे अल्फाज अदा किए गए जो कि जुबान पर लाना मुश्किल है जनाब स्पीकर। और आपका ये फर्ज था कि आप बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप इस तूफान बदतमीजी को रोकते, आप इस ऐवान के तकद्दुस को हर सूरत बरकरार रखते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ऑपोजिशन का ये फैसला था कि अगर यहाँ पर पुरअमन तरीके से ऑपोजिशन की तकारीर को सुना जाएगा तो हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे और कायदे अवान की तकरीर को हम अमन से सुनते। लेकिन 2 दिन गुजर गए जनाब स्पीकर, न सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, और जनाब स्पीकर अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। बजट सेशन का तीसरा दिन भी ज़ाया कर दिया गया। अब ये मामला पूरी दुनिया में शर्मिंदगी की वजह बन रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत और स्पीकर को लाने वाले अब शर्मिंदा हैं।
जबकि अपोजिशन से मुज़ाकरात की भरपूर कोशिश की। अपोजिशन के मुतालबे पर स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम अहम रुकन आमिर डोगर ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफसोस अपोजिशन खुद इस मुतालबे से अब पीछे हट रही है। हुकूमती टीम आज अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। अपोजिशन के राना तनवीर साहब की तजवीज़ थी कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। तमाम जो अपोजिशन और हुकूमत में जो सियासी जमातें हैं उनकी सरबराहान पे 6 रुकनी, ताकि वो बैठ कर एक तो इन वाक़यात का सदे बाप करें, मजम्मत करें और जिन जिन अरकान ने कल और परसों इस हंगामा राई में हिस्सा लिया और वीडियोस देखकर उनको एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास पार्लियामेंट हाउस में सुबह 11:30 बजे होगा। कौमी असम्बली की कार्रवाई और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक गौर किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई जुम्मे के रोज़ होगी। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद की तहरीक के दौरान ऐवान से बाहर रहने की तजवीज़ दी है। इजलास में फैसले को हतमी शक्ल देकर अरकान को आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के MNA शेख रोहेल असगर ने कौमी असम्बली में गालियों को पंजाब का कल्चर करार देते हुए अपना बयान वापस ले लिया। कहते हैं गुस्से में ऐसा होता है, कुछ भी मुंह से निकल जाता है। यार होता है, गुस्से में आगे बंदा कर जाता है। अब देखा ना, मैं आपको बताता हूँ, फोन करता हूँ, मेरा एक क्लिप चला, लेकिन किसी ने ये तकलीफ नहीं की कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। FIA ने हमजा शहबाज को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने हमजा शहबाज को 24 जून को तलब किया है। शुगर मिल स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को तलब किया गया है। हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। सिंध हुकूमत ने शमसी तवानाई के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक हो गई है। 10 करोड़ रुपए लागत से 35 अस्पतालों में हदफ मुकर्रर कर लिया। कराची में वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने आलमी बैंक की पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्टर के हमरा जिना अस्पताल में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया, जिसका 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी हवाले से देखिए हिरा ज़की की रिपोर्ट। कराची के जिना अस्पताल में शमसी तवानाई का निज़ाम नस्ब करने का 60% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हुसैन के हमरा जिना अस्पताल पहुँचे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली ने इस्तकबाल किया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख का कहना था कि 2 लाख घरानों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम है। 8 अस्पताल और मजीद 200 इमारतों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करेंगे। कंट्री हेड वर्ल्ड बैंक नाजी बिन हुसैन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने सोलर एनर्जी का मंसूबा शुरू किया है, जो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि अहमियत का हामिल भी है। जिना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली का कहना था कि 3000 पैनल के जरिए 1.5 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। वज़ीर तवानाई सिंध ने अस्पताल की इमारत और सफाई के इंतजाम को सराहा। कैमरामैन उबैद राना के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। मर्दान की तहसील तख्त भाई के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। 6000 से ज़ायद आबादी के मसाइल हल न हो सके। नियाज महमद की रिपोर्ट। मर्दान के तहसील तख्ताबाई के गाँव मजदूराबाद में पीने का साफ पानी नापीद हो गया। मकामी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लोग हजारों रुपए चंदा जमा करके टैंकों में पानी लाने पर मजबूर है। इलाके मकीनों ने बताया कि इलाके के सियासतदान ऊँट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जाती। लोग हजारों रुपए चंदा जमा करके टैंकों में पानी लाने पर मजबूर है। इलाके मकीनों ने बताया कि इलाके के सियासतदान ऊँट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की जाती। मिनिस्टर अली मोहम्मद खान आए भी है, ये हाल उन्होंने देखा भी है, और इलेक्शन से पहले उन्होंने यहाँ पर इन लोगों से वादा किया था कि मैं जब हमारी हुकूमत आएगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी का मसला जो है ये हल करूँगा। 10,000 तक ये घर है, इसमें इधर पानी का बहुत किल्लत है। इधर कई बार अली मोहम्मद भी आए, मशवानी भी आए, MPA, मैंने कई बार वादे किया है, लेकिन अभी तक कोई
अमली काम नहीं किया। इलाके मकीनों ने हुकूमत से साफ पानी मुहैया करने के लिए पूरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि इन्हें पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए अमली इक़दाम उठाए जाए। नियाज़ मोहम्मद, GTV न्यूज़, मर्दान। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बराए साल 2021 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। तमाम पार्टियां जोड़ तोड़ करने में सरगर्म हैं। GTV न्यूज़ अंदर की कहानी सामने ले आया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार अतीक अहमद खान इलेक्शन में कामयाबी के लिए बनी गाला पहुंच गए। अपने बेटे उस्मान अतीक के हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का मकसद PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद था, ताहम वज़ीर आज़म ने इत्तेहाद से साफ इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि सरदार अतीक अहमद खान सरदार सिकंदर हयात को जमात में शामिल करवा कर भी पार्टी को मजबूत नहीं कर सके। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपना आखिरी बजट ऐवान में पेश न कर सकी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर शाह गुलाम कादिर की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के साथ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते हुए इजलास मौखिर करने की तजवीज़ दे डाली। अपोजिशन बेंच पर बैठे इकलौते मेंबर असम्बली को टेलीसेलिंग कॉन्फ्रेंस ने मलिक नवाज इजलास मौखिर करने की मुखालिफत करते हुए कहा कि इलेक्शन सर पर है तो आपका ये वावेला समझ से बालातर है, जिसके बाद स्पीकर असेंबली ने बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। आपको बताएं कि मुल्क का जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा नायाब और अनमोल चीज़ों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है तो सिर्फ देखने वाली आँख की। रियासत भावलपुर की बात करें तो यहाँ के कुछ किले तो अच्छी हालत में हैं, मगर कुछ पर गुजरते शब रोज़ ने शिकस्त वरीखत की तारीख रकम की है। किला मौजगढ़ इन्हीं किलों में शुमार होता है जहाँ पुरानी नवाबी शान व शौकत के बिखरे आसार देखे जा सकते हैं। आमिर सुल्तान की खुसूसी रिपोर्ट। किला मौजगढ़ का फासला बहावलपुर से चोलिस्तान की जानिब तकरीबन 90 किलोमीटर के करीब है। ये किला वडेरा मारूफ खान कहरानी ने 1157 हिजरी यानी 1747 ईस्वी में तामीर कराया था। वडेरा मारूफ खान कहरानी 1187 ईस्वी में इंतकाल कर गए तो उनके बेटों ने किले की तामीर का काम जारी रखा। वडेरे ने अपनी जिंदगी में ही अपने लिए मकबरा तामीर करा लिया था। वो मकबरा भी किला मौजगढ़ से 2 फरलांग के फासले पर मौजूद है। आखिर में सरदारी मारूफ खान के तीसरे बेटे नूर मोहम्मद खान के हिस्से में आई और ये इस किले में मुद्दतों रहता रहा। किला मौजगढ़ पक्की ईंटों से तामीर किया गया था। कई दीवान खाने और कई महराबें रोशनी और हवा के गुजर के लिए बनाई गई थी। ये किला दिफाई और रिहायशी दोनों नुक्ता नजर से अहमियत का हामिल है, मगर अब दूर तक धूप का राज लगा हुआ है। न आदम है न कोई आदमजाद। तवील फसीलों पर जमी गर्द झड़ते हुए दरो दीवार किले के ऊपर कभी तोप रखी गई थी, जिस पर आज कड़ी धूप का बसेरा है। ये किला अपने लिए महल्लात तामीर कराने वालों के लिए भी एक इबरत का निशान और सबक भी है। इस किले की फसील बहुत बुलंद है। किले की खूबसूरत मस्जिद और मारूफ खान का मकबरा देखने के काबिल है। किले के मशरिक में तालाब सूखा पड़ा है और इस तक दुश्वार रास्तों से जाना पड़ता है। किला मौजगढ़ में पुरानी नवाबी शान शौकत के बिखरे आसार देखे जा सकते हैं, मगर देखने वाली आंख और इबरत लेने वाले लोग हों तो सबक लेने। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आम बेहद मकबूल है। पाकिस्तानियों समेत सऊदी शहरियों और गैर मुल्की भी पाकिस्तानी आम के शौकीन हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम 30 जून को मैंगो फेस्टिवल सजाया जाएगा। सना बशीर की रिपोर्ट। पाकिस्तानी आम के मुनफरिद जायके की धूम सऊदी अरब में भी जोरों शोर से जारी है। सऊदी अरब में आम की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्रेड मिशन के ज़ेरे एहतमाम 30 जून को मैंगो फेस्टिवल सजाया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने में वजीर तिजारत और सरमायाकारी अजहर दाहिर का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी आम की मांग बढ़ाई जाएगी और उसके लिए फेस्टिवल में एक्सपोर्टर्स समेत आला सऊदी शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। रियाद में समर के आते ही मैंगो की फेस्टिवल और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 30 जून को मैंगो की फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल कोविड के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसके बावजूद जो मैंगो की एक्सपोर्ट थी फ्रॉम पाकिस्तान वो 8 मिलियन से ऊपर थी। इस दफ़ा हमारा टारगेट है कि इस दफ़ा कम से कम हम 10 मिलियन तक इसको ले जाएं। सऊदी अरब की बड़ी मार्केटों समेत छोटी दुकानों पर भी पाकिस्तानी आम दस्तयाब है और पाकिस्तानी शहरियों समेत सऊदी और गैर मुल्की शहरी पाकिस्तानी आम खरीदने में मसरूफ हैं। ऑस्ट्रेलिया में मकड़ी ने जंगल के बड़े हिस्से को जाल में समा लिया। विक्टोरिया में मकड़ी के जाले से माहिरीन माहौलियात को हैरान कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक मकड़ियों के इतने बड़े जाल ने माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में नए खदशात को जन्म दे दिया है, जिस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है।
शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। दिस एंटरटेनमेंट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकारा माया अली की फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। शादी ब्याह और पार्टी ड्रेसेस के साथ इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है और उनके मद्दाहों ने फोटोशूट की तस्वीर हज़ारों में शेयर की हैं और लाखों मद्दाहों ने पसंद की हैं। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकारा माया अली के फोटो शूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। शादी ब्याह और पार्टी ड्रेसेस के साथ इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है और इनके मद्दाहों ने फोटो शूट की तस्वीर हज़ारों में शेयर की हैं। फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।